Yes, hello student, welcome in my channel. First today I want to start this PMI. PMI in the sense Principle of Mathematical Induction. This is the topic in class 11th and क्या होता है भाई इंडक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द नॉट न्यू थिंग. इंडक्शन इन द सेंस क्या होता है भाई? फिजिक्स में तो इंडक्शन पढ़ा होगा कि फिजिक्स में इंडक्शन क्या होता है. फिजिक्स में कई बार होता है इंडक्शन भाई एक को देख करके दूसरा भाई अगर हम कोई भी स्टेटमेंट ऐसा दिया हुआ है जिसमें थोड़ा सा हम चेक करें उसके बिहाफ पे नेक्स्ट वाले को भी कह दें कि ये भी वही चीज़ फॉलो करेगा तो फिर वो ड्यू टू इंडक्शन हो जाता है. यहाँ पे क्या है कि जस्ट लाइक फर्स्ट ऑफ हम जनरल बात करेंगे. जस्ट लाइक एक गेम होता है, आप लोगों ने सुना होगा, डोमिनोज गेम होता है. डोमिनोज के गेम के बारे में अगर थोड़ा सा देखें तो क्या होता है भाई उसमें बहुत सारे कार्ड्स रखे होते हैं एंड उन कार्ड्स को अगर एक कार्ड को हम गिरा दें, पहला वाला कार्ड गिराएंगे, देन देखेंगे भाई दूसरा गिरा कि नहीं गिरा, दूसरे से फिर तीसरा गिरा नहीं, इस टाइप से सारे कार्ड गिरते चले जाएंगे. अगर इसको हमें चेक करना है कि भाई सारे गिरेंगे कि नहीं गिरे तो हम हर कार्ड को देखने नहीं जाएंगे. वहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम पहला कार्ड गिराया तो देखा पहला कार्ड गिरने से दूसरा भी गिरा, फिर हम पहुँच गए केएथ कार्ड पे. तो केएथ कार्ड हमने देखा तो केएथ कार्ड को देखा तो केएथ की हेल्प से देखा k+1th कार्ड भी गिर गया. यानी रैंडमली हमने कोई एक कार्ड कलेक्ट कर लिया के और उसमें देखा कि भाई के गिरा तो k+1th भी गिर गया. इसका मतलब ये पूरी सीरीज में फॉलो करेगा. दिस इज द एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. यानी ये काम इंडक्शन के थ्रू होता है. दूसरा मैटर क्या है कि जस्ट लाइक खिचड़ी पकाते हैं हम लोग. खिचड़ी में देखेंगे तो भाई सारे चावल दबा दबा के नहीं देखते. एक चावल हमने दबाया बन गया खिचड़ी. तो हम लोग इंडियन है, सबके यहाँ खाई जाती, सबको पता है. तो एक चावल दबाया हमने, देखा भाई ये पक गया तो हम ऐसे ही मान लेते हैं कि सारे पक गए होंगे. ज़्यादा दो तीसरा दबा के देख लिया तो खिचड़ी पक गई. चावल पकाने तो ऐसे ही पकाते हैं, सारे चावल दबा दबा के देखने की ज़रूरत नहीं. एक चावल दबाया पता चल गया कि हाँ ये ऐसे ही काम करता है. यानी ओवरऑल मैथमेटिक्स से उसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मैटर वही है कि अगर हम ये देखते हैं कोई चीज़ हम अगर एक पे लागू करी उसके बाद हम कोई रैंडमली 50वां टर्म देख लिया उसमें भी वही चीज़ लागू हो रही तो हम ये मानते हैं कि हाँ ये सब में यही चीज़ लागू होगी. एक्चुअली यही केवल मैथमेटिकल इंडक्शन है, मैथमेटिकली देखा जाए. दूसरा मैटर जो आता है जस्ट लाइक स्टेटमेंट. अगर स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट इन द सेंस कोई भी चीज़ अगर हम फार्मूला जस्ट लाइक हमें 1 से 50 तक के टर्म्स को ऐड करना. अगर कोई हमें नंबर दिया वही 1 से 50 के नंबर को ऐड करके दिखाओ तो 1 से 50 के नंबर को हम कैसे ऐड करेंगे? 1 2 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे में सारे तो नहीं ऐड करेंगे. 1 + 2 + 3 + 4. अभी तो कोई बेवकूफ़ी होगा सबको उठा करके ऐड वैड करके रखे. तो इसके लिए अगर हमें कोई बनाया कोई स्टेटमेंट मिल जाए जिसमें हम जितने टर्म्स का सम, जितने भी नंबर्स का सम निकालना हो वो लगा दें तो फटाक से आंसर आ जाएगा. और ऐसे हम 1 से 50 तक ऐड करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा. तो इसके लिए एक स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा भी है, क्लास में कहीं न कहीं पढ़ा होगा. दैट इज़ अगर हमने n टाइम्स ऑफ n+1/2 ले लिया और ये हमने दिखाया कि भाई ये सम ऑफ n टर्म्स है, दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स. अब अगर n की जगह पे हमने रख दिया 50 तो ये बन जाएगा 50 × 51 / 2. तो ये सीधा 25 × 51 आ गया. कितना आ जाएगा अभी 25 × 25 और 25 × 5 125 125 और कितना हो जाएगा 50 टर्म्स का सम लेना तो 50 × 51/2 तो ये हो गया 25 25 × 25 एंड 25 5 द 125 125 में 2 ऐड कर दिया तो कितना बन जाएगा 127 यानी 1275. 1275 विल बी द सम ऑफ दिस. फटाफट निकाल लिया. अगर मान लिया 100 टर्म्स से निकालना हो तो फिर हम लगा देंगे 100 टाइम्स ऑफ 100 + 1/2. तो ये देखिए फटाक से हो जाएगा 50 एंड दिस इज हो गया 50 × 101 और ये हो गया 50 50. ये थोड़ा सा अच्छा है, सोचने में भी अच्छा लग रहा है. 50 50 सम आ गया. यानी अगर पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है तो एक तरीका है भाई सबको ऊपर नीचे लिखें फिर सबको ऐड करें. दैट इज़ वेरी टफ. एंड अगर दूसरा एक तरीका है कि हमने ये फार्मूला ले लिया तो इस फार्मूले में हमने रख दिया n की जगह पे 50 तो फटाक से आंसर आ गया. तो इस टाइप का कोई भी ऐसा रिलेशन हमें कोई दिया हो जो कि किसी भी जनरल केस में फॉलो किया जा सके उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं. ठीक है.
ये स्टेटमेंट होगा, यानी कोई ऐसा फार्मूला जो यूनिवर्सली सबके लिए लागू है तो वो हमारा स्टेटमेंट कहा जाएगा। और इसको जनरली हम मैथमेटिकली यूज़ करेंगे, इसको पीएन से जनरली सारी बुक्स में पीएन से यूज़ किया गया। तो ये हमारा इंडक्शन का स्टेटमेंट हो जाएगा। तो अगर किसी भी यूज़ करेंगे तो हम कोई भी जो रिलेशन दिया होगा उसको हम जनरली स्टेटमेंट मानेंगे। और मैथमेटिकल इंडक्शन अगर हम देखा जाए तो पहले यही मैटर है कि अभी तक तो हम लोग बेसिकली बात बता रहे थे, मैथमेटिकली बात नहीं थी कि इंडक्शन का मतलब क्या है। कि कोई भी ऐसी सीरीज़ बन रही है जो कि एक के लिए सही है, फिर रैंडमली हमने के लिए देखा, फिर k+1 के लिए भी उसी के भी हाफ पे सही है, तो इसका मतलब वो सबके लिए सही मानी जाती है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जस्ट लाइक जो भी चीज़ें होती हैं दो टाइप की होती है, एक तो इंडक्टिव होती है यानी एक नॉन इंडक्टिव होती है। इंडक्शन एंड दो टाइप की चीज़ें, जस्ट लाइक अगर ये मान लिया कोई है डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, दो चीज़ें होती हैं, एक तो डिडक्टिव होती है, एक इंडक्टिव होती है। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव में अंतर क्या होता है कि भाई डिडक्टिव क्या है कि भाई कोई एक सिंपल स्टेटमेंट दिया, जस्ट लाइक राम खाना खाता है तो भाई खाता है, राम ने खाना खा लिया, राम खाना खाता है, तो राम खाना खाता है, ये कैसा स्टेटमेंट है, ये डिडक्टिव है, यानी किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, दिस इज नॉट टॉकिंग फॉर ऑल। तो राम खाना खाता है, दिस इज डिडक्टिव स्टेटमेंट। एंड अगर हम इसकी हेल्प से राम खाना खाता, श्याम भी खाना खाता, राधे भी खाना खाता, यानी जितने भी इंसान हैं सब खाना खाते हैं, तो इट मीन्स अगर इसमें कोई एक नया स्टेटमेंट हम ले आए कि भाई जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, जितने लिविंग बीइंग, वो सब खाना खाते हैं, सब खाते हैं, तो ये एक हमारा इंडक्टिव स्टेटमेंट हो गया। यानी इंडक्टिव स्टेटमेंट क्या हो, जो सबके ऊपर लागू हो। और डिडक्टिव क्या है कि जो एक पर्टिकुलर एक या दो पे लागू है। भाई राम ने खाना खा लिया, बाकी हमें पता नहीं, राम खाना खाया, तो ये डिडक्टिव स्टेटमेंट हो गया। एंड इंडक्टिव क्या हो, जो विशेष हो गया, जो सबके लिए लागू, दिस इज समथिंग स्पेसिफिक, दिस इज फॉर ऑल, दिस इज फॉर ऑल, दिस इज सम स्पेसिफिक केस, स्पेशल केस हो गया, तो ये इंडक्टिव केस हो गया। तो जितने भी इंडक्टिव केस होंगे, यानी जो रिजल्ट हमारा सबके लिए लागू होगा, उसको हम इंडक्टिव केस स्टेटमेंट बोलेंगे। और यहाँ पे इंडक्टिव स्टेटमेंट की बात होगी, तो मैथ करेंगे यहाँ पे मैथमेटिकली की है, तो जनरल बात थी। यहाँ पे सिंपल सा एक फार्मूला केवल है, एक प्रिंसिपल है कि दैट इज अगर n टर्म्स हमें दिए हुए, तो अगर जो भी रिलेशन दिया होगा उसको हम Pn से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। एंड जितने भी स्टेटमेंट हो यहाँ पे इंडक्टिव स्टेटमेंट हो गए, यानी दैट विल बी ट्रू फॉर ऑल, नॉट फॉर वन और टू केसेस। एंड इफ Pn इज अ statement involving natural numbers, then Pn is true for all natural numbers, and if first of all P1 is true, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी बोली जाती है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। और ये इंडक्टिव प्रॉपर्टी, दिस इज इंडक्टिव, ये इंडक्टिव प्रॉपर्टी बोली जाती। एंड Pm+1 इज ट्रू वेन एवर Pm इज ट्रू। तो m भी एक नेचुरल नंबर है कि हमने रैंडमली मान लिया कि P1 ट्रू है, तो इसके बिहाफ पे Pm+1 भी ट्रू होगा। इट मीन्स दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल। इट मीन्स जो स्टेटमेंट Pn हमें दिया हुआ है, तो वो सारे टर्म्स के लिए, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए सही होगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स। फिर से देख सकते हैं कि Pn एक कोई स्टेटमेंट है, पहले हमने n=1 के लिए देख लिया, भाई n=1 रखा स्टेटमेंट पे, तो वो सही है। फिर हम देखें कि Pm+1 भी सही है जब Pm सही है, जहाँ पे m क्या है, m = n एंड बिलोंग्स टू n, क्योंकि यहाँ पर हम सारे नेचुरल नंबर्स की ही बात करते हैं। नेचुरल नंबर एक्चुअली इसलिए लिए जाते हैं कि वो सारे, उनका नेचर ही होता बढ़ने का, दे आर इंडक्टिव, एक एक करके बढ़ते ही जाते हैं। इसलिए दूसरी सीरीज अगर ले लें तो प्लस माइनस कहीं पे ज़्यादा डिफरेंस होगा, कहीं कुछ कम होगा। इसलिए नेचुरल नंबर्स पे जनरली हमारे जो सिलेबस में सारी चीज़ें उसी पे ली जाएंगी। तो आई होप दिस यू अंडरस्टूड। स्टेटमेंट दो टाइप के होते हैं, एक तो इंडक्टिव, दूसरा डिडक्टिव। डिडक्टिव मतलब एक या दो के लिए सही होंगे, एंड इंडक्टिव होगा वो सबके लिए सही होगा। तो इंडक्टिव स्टेटमेंट वही होते हैं जो सबके लिए सही होते हैं। एंड इसमें इंडक्टिव प्रॉपर्टी में तो सबके लिए सही है, तो हम पूरे तो देखने नहीं जाएंगे, उसमें कोई रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे, भाई kth टर्म मान लिया कि सही है, एंड वही रिलेशन
k+1 के लिए भी अगर आ जाता है तो फिर हम ये मान लेते हैं कि भाई कि ये सबके लिए सही होगा। यही एक जो प्रॉपर्टी है इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। वैसे देखा जाए मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, जस्ट लाइक अ टूल है मैथमेटिक्स में किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए कि ये भाई स्टेटमेंट सही है कि गलत है, तो ये एक मैथमेटिकल टूल है, औजार, इसकी हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। जब भी बिना औजार के अगर जनरल काम करें वो भी बिना टूल के कुछ नहीं कर सकते। वीडियो अगर ये बन रहा है तो वीडियो भी बिना टूल के नहीं हो सकता। तो सिमिलरली मैथमेटिक्स में भी एक ये टूल है किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए सही है कि गलत है। इस पर बस केवल सिंपल सी एक ही बात है, इस पर मान लिया कि वो एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज वी आर गिवन अ स्टेटमेंट कि इसको हम ऐसे लेंगे, एग्जाम्पल हमने लिया एक, इसको चेक करते हैं कि मान लिया हमने Pn को एग्जाम दिया हुआ एंड दिस इज गिवन 1 + 2 + 3 + ... n टर्म्स हमें दिए हुए एंड इसका जो सम होता है वो अभी हमने लिखा था n टाइम्स ऑफ n + 1/2। दिस इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स वेयर n बिलोंग्स टू n। ठीक है, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, यहाँ आप लिख देते हैं फॉर एवरी, ये सिंबल होता है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। ठीक है, यानी जितने भी n है वो सब नेचुरल नंबर्स हैं। तो यू प्रूव इट दिस इज बाय PMI दैट दिस इज ट्रू। अब इसमें करते हैं कि यहाँ पे जो n दिखा रहा है लेफ्ट साइड में, भाई दो ही टाइप के क्वेश्चन सिलेबस में क्लास 11th में जनरली होते हैं, क्योंकि हम क्लास 11th की ही बात करते हैं, कंपटीशन लेवल की बात नहीं करते हैं। उसमें कई चीज़ें डिफरेंट भी चीज़ें आ जाती, तो उसका बिल्कुल मामला सेपरेट ही रखेंगे। तो हम केवल 11th-12th की बात करेंगे जहाँ पे हमें एटलीस्ट इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए जो हम मैथ कर सकते हैं 11th-12th की। तो इसमें क्या है कि अगर n टर्म्स दिए हैं यानी 1 2 3 4 5 अप टू n तक के टर्म्स है, तो अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो इसका मतलब ये सब खत्म होंगे, केवल एक ही आएगा। अगर वहाँ 2 दिख रहे हैं इसका लेफ्ट में मतलब 2 टर्म्स लेंगे, 3 है तो इसका मतलब केवल 3 ही टर्म्स लेंगे। इस टाइप से अगर हम n+1 रख देंगे तो एक टर्म n+1 टर्म और जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, उनका सबका सम आएगा। अगर यहाँ 2 टर्म है तो 2 टर्म्स का सम इधर दिखाई पड़ेगा, 3 टर्म का सम दिखता, ये इसका मतलब है। अगर इसको हमें प्रूफ करना है तो हमारी PMI क्या कहती थी कि भाई पहले देख लो क्या भाई 1 के लिए सही है कि नहीं सही है। तो पहला हमने केस लगाया बेसिक वाला कि हमने लिखा कि P1, तो P1 का मतलब क्या है, जो क्या हो गया, इधर लेफ्ट साइड से केवल एक टर्म लेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड से केवल एक टर्म आएगा, और राइट साइड में जब हम आएंगे तो इसमें n की जगह पे 1 रखेंगे, n की जगह पे 1 एंड 1 + 1/2। ठीक है, 1 + 1/2 सिंप्लीफाई कराया तो दिस बिकम्स 2/2 एंड दिस इज 1। तो इस देखिए हमने केवल एक ही टर्म लिया था, उसका सम हमारा कितना आया, एक ही आया। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाई दैट कि P1 इज ट्रू, P1 ट्रू हो गया। यानी अगर हम n एक ही टर्म लेंगे तो इसका सम भी यहाँ से n = 1 रखने से एक ही दे रहा है। अगर 2 टर्म ले लें, P2 ले लें, तो यहाँ पे 1 and 2 आएगा, 1 and 2 का सम कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 2 रखें तो क्या देखिए 2 + 3 2 × 3 2 कैंसिल हो गया, इसका भी 3 आएगा। यानी जितने टर्म्स यहाँ पे हम लेंगे उसी का सम ये निकाल के देगा। तो हमें अकॉर्डिंग टू द PMI 1 के लिए स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट एक्चुअली बेसिक स्टेटमेंट होता है, ये सब लोग सही कर लेते हैं। मेन मामला जो फंसता है वो इंडक्टिव वाले में फंसता है, क्योंकि एक नंबर का ये पक्का हो गया कि 1 रख दिया, सीधा 1 की ही बात। अब इसका जो दूसरा इंडक्टिव पोर्शन प्रूफ करेंगे उसको इंडक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं दूसरे वाले को। इसको हम मान लेते हैं कि भाई रैंडमली कि k हमारा कोई सही स्टेटमेंट है। सेकेंड पार्ट इसका हमने माना इंडक्टिव प्रॉपर्टी लगाने के लिए कि लेट k = n belongs to n is true, that is Pk is true, is true। अब इसमें चाहे Pk लगा दो, Pm लगा दो, n ही ले लो तब भी सही है, हमें बेसिक फंडा दिखना चाहिए। Pk अगर ट्रू है इसका मतलब क्या है कि Pk यानी k टर्म्स अगर होंगे यहाँ पे तो ये 1 + 2 + 3 .. यहाँ देखिए n लिखा हुआ तो n टर्म्स थे, k है तो केवल k टर्म्स होंगे, एंड दिस सम बिकम्स k टाइम्स ऑफ k + 1/2। ये ट्रू मान लिया हमने, ये मान लिया हमारा ट्रू है, यानी k टर्म्स अगर हैं तो फिर इनका सम हमारा कितना है, k टाइम्स ऑफ k + 1। क्या देखें, क्या हम एक टर्म इसमें बढ़ा दें अगर, तो क्या k + 1 के लिए भी यही बात होगा, देयरफॉर Pk + 1।
तो अगर पी के प्लस 1 टर्म्स लिए जाएंगे तो के टर्म्स तो यही हो जाएंगे और के प्लस 1th टर्म बढ़ाया जाएगा, तो इसका सम क्या आना चाहिए कि के प्लस 1 यहाँ पे आ जाना चाहिए, टाइम्स ऑफ यहाँ पे के प्लस 1 रखो तो के प्लस 1 दैट इज के प्लस 2 हो जाएगा। तो दिस फार्मूला बिकम्स, एक्चुअली इसको यहाँ पे साथ में बना लेते ज़्यादा बेहतर रहता है। के प्लस 1 लेंगे तो ये के प्लस 1 आएगा, यहाँ पे के प्लस 1 एंड प्लस 1 दैट इज ये हमारा क्या आना चाहिए के प्लस 1 के लिए के प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 ये आना चाहिए। अगर हम के प्लस 1 के लिए प्रूफ कर रहे होंगे तो ये स्टेटमेंट अगर हमारा आ जाता है तो हम कहेंगे के प्लस 1 भी यही रूल फॉलो कर रहा है जो कि के फॉलो कर रहा है एंड देन इट विल बी प्रूफ। तो हमने के प्लस 1 टर्म लिया, यानी एक टर्म इसमें हम बढ़ा देंगे, दिस विल बी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 के एंड यहाँ पे हमने बढ़ा दिया के प्लस 1, ठीक है। लेफ्ट साइड में ही हमने के प्लस 1 बढ़ाया। इसके बिहाफ पे अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो फार्मूला ये बना दे रहा कि नहीं बना दे रहा, तो लेट मी सी कि इसको तो हमने माना है भाई ये हमारा सही है। अगर ये वाला पोर्शन सही है लेफ्ट वाले में, इसको हमने नंबर 1 दे दिया इक्वेशन, तो दिस इज फ्रॉम नंबर 1 में अगर देखा तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला पोर्शन दिस इज के दैट इज के टाइम्स ऑफ के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस के प्लस 1 एंड यहाँ से के प्लस 1 कॉमन ले लिया तो दिस बिकम्स के प्लस 1 एंड कॉमन आ गया तो ये बचेगा के बाई 2 प्लस 1, ठीक है। ये कई बच्चों को आना सी समझ, कई बच्चों की के प्लस 1 वाले में मामला फंस जाता है, तो थोड़ा सा समझ के करेंगे तो आराम से आ जाएगा। मैथ से बेहतर कुछ है नहीं, क्योंकि अगर समझ लिया तो सब कुछ सही है। अब देखिए जो रिजल्ट हमने के प्लस 1 इस स्टेटमेंट में रख के निकाला था वही चीज़ ये दे रहा। इसका मतलब क्या बन जाएगा कि पी के प्लस 1 इज ट्रू व्हेन पी के इज ट्रू, पी के इज ट्रू, यानी हमने रैंडमली एक कोई के पॉइंट लिया और देखा के सही है तो उसी के आधार पे के प्लस 1 भी सही है, यानी के इज करेक्ट, देन नेक्स्ट वैल्यू जो है पी के प्लस 1 इज ऑल्सो करेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ दैट, then we can say by induction property that this will be correct for all natural numbers। तो इसके बाद तो है, आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी। के हमने लिए सही मान लिया, ये रिजल्ट आया, फिर के प्लस 1 के लिया तो के प्लस 1 वाला टर्म हमने इसमें बढ़ा दिया तो के टर्म्स के लिए सम यही लिख दिया। उसके बाद सिंप्लीफाई कराया तो के प्लस 1 के लिए इसी टाइप से दिख रहा है, जो इसका ट्रेंड यहाँ था वही ट्रेंड यहाँ भी दिख रहा है। तो इन द लास्ट वी विल राइट, ये थोड़ा सा रब कर देते हैं हमें लगता है, क्योंकि वो लास्ट स्टेटमेंट भी लिखना जरूरी होती है। तो हमने दोनों प्रॉपर्टी दिखा दी भाई, 1 के लिए सही है, के प्लस 1 के लिए सही है। अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती तो लास्ट में स्टेटमेंट को ऑलवेज थोड़ा सा लैमिनेट करके लिख देना चाहिए, क्योंकि हमने तो के अपनी तरफ से लिया था भाई, प्रॉपर्टी जो थी दी थी वो n टर्म्स के लिए थी, तो लास्ट में ये लिख देना चाहिए प्रॉपर करके, अदरवाइज मार्क्स कटते हैं थोड़ा सा। कि देयरफॉर P1 इज ट्रू and pk plus 1 is true when pk is true. This implies that pn will be true for all n belongs to n, इस टाइप से। दिस इज द सिंबल ऑफ फॉर ऑल, ठीक है। तो इस टॉपिक में केवल हमें इतनी ही बात करनी है कि भाई इंडक्शन की प्रॉपर्टी ये होती है। क्वेश्चन अगर हमें कोई दिया हुआ तो स्टेटमेंट 2 टाइप के होंगे, एक तो ये सीरीज टाइप वाला स्टेटमेंट हो सकता है, एक सीरीज में सीधा सीधा स्टेटमेंट हो सकता है भाई कि n टाइम्स अब n प्लस 1 आ रहा तो वो किसी 5 से डिविजिबल है, प्रूफ करो क्या ये सबके लिए सही होगा। तो दूसरा टाइप, ये 2 ही टाइप के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में हैं जो कि हमें करने होते हैं PMI से। बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, जनरली आगे भी बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। इंडक्शन प्रॉपर्टी इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मैथ, दिस इज द मैथमेटिकल टूल, विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशंस। सो इम्पॉर्टेंट तो ये है, बट सॉल्व करना इतना ही होता है, छोटा सा टॉपिक है। तो मैं कोशिश करूँगा एक ही इसमें ख़त्म हो जाए, कि मुझे 2 लेक्चर ना बनाने पड़े, और कुछ रैंडमली क्वेश्चंस लेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर एक क्वेश्चन भी इसमें समझ लिया तो सारी चीज़ें फटाफट हो जाती हैं। तो ये एक सीरीज़ से लिया, एक हम लेते हैं बिना सीरीज़ वाला क्वेश्चन, कि जस्ट लाइक केवल हमें स्टेटमेंट दिया हुआ। आई होप ये वाला समझ में आया होगा
कि केवल स्टेटमेंट दिया, सीरीज नहीं दी हुई है, उसको प्रूव करना है भाई इंडक्शन की, ये भाई सही होगा सबके लिए। तो लेट मी सी सेकेंड एग्जांपल कि जस्ट लाइक इसको बुक से ले लेते ज़्यादा बेहतर होगा। ये आईएससी की बुक है, आईएससी बुक से ही ले लेते। बाकी इंडक्शन तो सीबीएसई में भी है, आईएससी में भी है, लगभग सब एक ही है। सिलेबस तो सबका एक ही होगा, धीरे धीरे गवर्नमेंट तो सबको एक ही करे दे रही, क्योंकि सारे एग्ज़ाम एक जैसे ही हो जाएंगे तो सिलेबस भी सबका एक ही होगा और एक ही तरीके से सॉल्व करना होगा, सब कुछ अलग अलग लगेगा ही नहीं। सो इसमें हमें कुछ डिफरेंस करके पढ़ना नहीं चाहिए, सारा सब कुछ एक ही है। सो अब दूसरा क्वेश्चन हम जो लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमने ले लिया जस्ट लाइक ये हमारी एक्सरसाइज जो है 4.2 है, ये ML अग्रवाल में है, क्लास 11 में, ML अग्रवाल, ये ISC बोर्ड की बुक है, इसमें से है 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे ही सीरीज वाला, हम बिना सीरीज वाला लेते हैं। जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि हमें स्टेटमेंट दिया है कि Pn एंड दिस इज 2 की पावर 2n माइनस 1, ठीक है, इज डिविजिबल बाई 3, इज डिविजिबल बाई 3, ये dy मतलब डिविजिबल बाई 3, ये स्टेटमेंट दिया है कि Pn 2 की पावर 2n माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 2, यानी n की वैल्यू कुछ भी रख दो, जो भी रिजल्ट आएगा वो 2 से डिविजिबल होगा, ये इनका स्टेटमेंट है। तो लेट मी सी, पहले 1 के लिए चेक कर दें। सो भाई PMI की से हमने P1 देखा पहले, तो देखा भाई 2 की जगह पे 2 इंटू 1 माइनस 1 रखा, तो ये बन गया 2 की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज 2 टू द 4 माइनस 1 दैट इज 3 आ गया। सो दिस इज 3, इट मीन्स डिविजिबल बाई 3, दिस इम्प्लाई दैट P1 इज ट्रू। तो ये तो सही हो रहा था सब में कि P1 ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने देखा कि क्या k+1 सही होगा, हमने माना कि लेट k इक्वल टू n बिलोंग्स टू n एंड pk इज ट्रू, दैट इज जब k टर्म्स होंगे तो pk जो होगा दिस बिकम्स 2 की पावर 2k माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 3। हमने मान लिया कि ये 3 से डिविजिबल है, दैट्स आई सपोज दिस इज राइट। सो अगर ये pk जो है 3 से डिविजिबल है तो वी कैन राइट 2 की पावर 2k माइनस 1 इज इक्वल टू सपोज 3 लैम्डा, लैम्डा इज द कांस्टेंट, ये कोई कांस्टेंट है, ये अपनी तरफ से सपोज कर लिया एंड इसको मान लिया इक्वेशन 1। इस रिजल्ट को हम यूज़ करेंगे k+1 प्रूफ करने के लिए। तो हमने अब लिया pk+1, ये सेकेंड प्रॉपर्टी हुई कि k+1 लेंगे तो 2 की जगह पे क्या रहेगा k+1 माइनस 1। अगर हम इसमें होल में 3 प्रोडक्ट इसका नहीं यानी कॉमन निकाल लें तो हम कह सकते हैं 3 से डिविजिबल होगा, उसके लिए हम इस रिजल्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके देखिए 2 तरीके हैं, एक तो हमने इसको लिया 2k लिया एंड इनटू 2 की पावर 2 हो गया माइनस 1, भाई 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 2k एंड प्लस 2 आएगा तो इसको हमने अलग लिख दिया। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ से 2k की वैल्यू निकाल लें, ये भी एक तरीका होता है, थोड़ा सा आसान लगता है। यहाँ से हमने 2 की वैल्यू निकाल ली, 2k इक्वल टू 2 की पावर 2k इक्वल टू कितना बन जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1। तो यहाँ लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट इन प्लेस ऑफ 2 की पावर 2k आई एम राइटिंग दिस 3 लैम्डा प्लस 1। तो यहाँ लिख दिया हमने 3 लैम्डा प्लस 1 टाइम्स ऑफ ये 2 की पावर 2 हो जाएगा 4 माइनस 1, सिंप्लीफाई इट then this will be 3 लैम्डा प्लस 1 बन जाएगा, इसमें 3 लैम्डा से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो इट बिकम्स 3 4 जा 12 लैम्डा एंड प्लस 4 माइनस 1 देखिए कितना आ गया 12 लैम्डा प्लस 3, तो ओवरऑल देखिए 3 कॉमन में दिख गया 4 लैम्डा प्लस 1। इसका मतलब क्या बन गया कि pk+1 इज ट्रू, तो ये हो गया। अब pk+1 ट्रू है तो लास्ट में वही स्टेटमेंट लिख देंगे भाई k+1 सही है। इसका मतलब क्या बन गया कि इसी प्रॉपर्टी के लिए दूसरे तरीके से भी मैं दिखाऊंगा, तो पहले तो यही देख लीजिए।
कि इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू एंड Pk प्लस 1 इज ट्रू when Pk is true for every k belongs to n, therefore Pn will be true for every n belongs to n। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये लास्ट में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार बोर्ड से इंस्ट्रक्शन आते हैं कि भाई लास्ट में अगर बच्चे ने ये नहीं लिखा तो एक नंबर इसका कट हो जाना चाहिए, क्योंकि जब बोर्ड पे हम लोग तो कई बार कॉपी चेकिंग में जाते रहते हैं तो उसमें एक पूरा स्टेटमेंट लिख के आता है कहाँ तक के कितने नंबर रखने हैं, कितने नंबर यहाँ पे हटा देने। तो हालांकि 11th वाले बच्चों को तो नहीं जाना होता है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन इस पर बेस अगर आ जाता है वहाँ पर तो ऐसा होता है। लेकिन 11th में जो चेकिंग होती है वो भी बोर्ड के बिहाफ पे ही होती है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा अपने प्रॉपर तरीके से चलें, क्योंकि हम क्लास 11th के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, 12th के लिए काम कर रहे होते हैं। इसी चीज़ को अगर दूसरे तरीके से सॉल्व कराते हैं, हमने यहाँ से उठा करके 2 की पावर 2 के 3 लैम्डा प्लस 1 रख दिया था। अब इसी को थोड़ा सा हम हटा देते हैं, ये वाली न वैल्यू ना रख करके हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। देखिए इसको थोड़ा सा हमने सेकेंड लॉजिक लगाया। सेकेंड लॉजिक क्या है कि भाई हमने यहाँ पे k प्लस 1 रख दिया था स्टेटमेंट पे, तो 2 की पावर 2 k प्लस 1 माइनस 1 आ गया था, और यहाँ से हमने सेट कराया तो ये बन गया 2 की पावर 2k इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1, ये बन गया 2 की पावर 2k इंटू 4 माइनस 1। 4 को हमने लिख दिया 2 की पावर 2k, क्योंकि ये रिजल्ट हमारा है तो यही निकालने की कोशिश करें। 1 तो हमें दिया ही हुआ है, तो 4 की जगह पर हमने लिख दिया 3 प्लस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये बन गया 3 इंटू 2 की पावर 2k एंड प्लस आ गया 2 की पावर 2k माइनस 1। अब देखिए ये रिलेशन वही आ गया जो यहाँ पे दिया था, तो इसकी जगह पे हम 3 लैम्डा लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या बन जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 2k एंड प्लस 3 लैम्डा। तो ओवरऑल देखिए इसमें भी 3 कॉमन आ गया, 2 की पावर 2k प्लस लैम्डा, एंड इसका मतलब क्या बन गया कि Pk प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 3। तो ये भी तरीका हो सकता है। ओवरऑल हमें इसका यूज़ करना ही करना है, लेकिन बेहतर तरीका यही होता है कि यहाँ पे जस्ट लाइक 2k दिख रहा तो 1 को इधर शिफ्ट कर, जहाँ पे 2 की पावर 2k दिख जाए उसको उठा के रख दो, जा करके सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये है मैथमेटिकल इंडक्शन। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है कि या तो सीरीज़ दी होगी या तो हमें स्टेटमेंट दिया होगा, उसको प्रूफ कर देना है। एक सिंपल प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को लगा दीजिए एंड सिंप्लीफाई करा दीजिए, इतना ही काम करना है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो अगर 1-2 क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं, सभी कुछ समझ में आ जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बताते हैं, लेट्स सी। इसलिए कुछ बहुत ज़्यादा करना नहीं होता, बहुत ही सिंपल टॉपिक है क्लास 11th का, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। कोई भी स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सो एक इसका लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हालांकि लास्ट क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस साल तो काफ़ी कुछ सिलेबस वैसे भी आसान बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर लाइक 17 हमने रखा। ये हमारा है Pn सच दैट 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n इज डिविजिबल बाई 7। ठीक है, 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n इज डिविजिबल बाई 7 नहीं 4, इज डिविजिबल बाई 4। ये कहता है 7 की पावर n 3 की पावर n इज डिविजिबल बाई 4। 4 से डिविजिबल है तो फिर क्या करेंगे भाई, हमने ये स्टेटमेंट हो गया, हमने मान लिया कि भाई PMI P1 इज ट्रू। P1 देखा तो P1 के लिए 7 की जगह पे n की जगह 1 रखा, माइनस 3 की पावर 1 रख दिया, एंड दिस बिकम 7 माइनस 3 दैट इज 4, तो डिविजिबल बाई 4। दिस इम्प्लाई दैट P1 इज ट्रू, देयरफॉर P1 इज ट्रू। वो पहली बात तो क्लियर हो गई। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी आती है, इसको इंडक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इंडक्टिव प्रॉपर्टी में हमने लिया कि लेट
k इक्वल टू n है विच इज बिलोंग्स टू n एंड पी के इज ट्रू। k की जगह भी कुछ भी मान सकते हो, n भी मान सकते हो, m भी मान सकते हो, एंड दैट इज क्या हो जाएगा भाई, पी के इज ट्रू अगर है इसका मतलब क्या बन जाएगा कि पी के अगर हम लेंगे तो 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k, ठीक है, इज डिविजिबल बाई 4। ये है इसका मतलब हम क्या लिख दें कि 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k इक्वल टू 4 लेमडा लिख दें। यहाँ पे भी ये कांस्टेंट है, ये बात मान के चलें, दिस इज द फर्स्ट। अब इसकी इंडक्टिव प्रॉपर्टी में गए, सो हमने माना देयरफॉर पी के प्लस 1 लिया, पी के प्लस 1 का मतलब हो गया 7 की पावर k प्लस 1 हो जाएगा माइनस 3 की पावर k प्लस 1 हो जाएगा। इसको चेक करें क्या ये 4 से डिविजिबल है। अगर ये 4 से डिविजिबल होगा देन इट विल बी ट्रू फॉर ऑल बाय यूजिंग दिस फर्स्ट। तो हमने क्या किया, देखिए हमने पहला तरीका लगाया था, इनमें से चाहे 3 की पावर k या 7 की पावर k की वैल्यू निकाल लें लेमडा के फॉर्म में, उसमें रख दें, वो थोड़ा आसान पड़ता है, वही ज़्यादा सही रहता है। तो हमने इसको ब्रेक कराया, लिख दिया 7 की पावर k इंटू 7 की पावर 1 माइनस 3 की पावर k इंटू 3 की पावर 1, ये लिख दिया। अब क्या किया, यहाँ से 7 की पावर k की वैल्यू निकाली, यहाँ से 7 की पावर k क्या आ जाएगी, दिस बिकम्स 4 लेमडा प्लस 3 की पावर k, ये आ जाएगा, ठीक है, ये पहला है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 7 की पावर k की जगह पे 4 लेमडा प्लस 3 की पावर k इंटू 7 माइनस 3 की पावर k इंटू 3, यहाँ पर लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट। ये फर्स्ट में हमने ये चीज़ मानी थी, ये हमें थोड़ा सिंप्लीफाई आसान करना हो जाता है कि यहाँ से 7 की पावर k को हमने हटा दिया, अदरवाइज हम यही पूरा ब्रेक बनाते हैं तब हम वहाँ पे ये चीज़ रखने जाते, तो वो थोड़ा कई बार मुश्किल होता है बच्चों को। तो यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 28 लेमडा प्लस 7 इंटू 3 की पावर k माइनस 3 इंटू 3 की पावर k, ठीक है। अब देखिए ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, 7 से 3 गया कितना बचा 4, यानी 28 लेमडा प्लस 4 इंटू 3 की पावर k, ओवरऑल देखिए 4 कॉमन आ गया तो 7 लेमडा प्लस 3 की पावर k, दिस इम्प्लाई दैट पी के प्लस 1 is divisible by 4 and pk plus 1 is true when pk is true and therefore pn will be true for all, therefore pn will be true for every n belongs to n। ये हो, आई होप समझ में आई बात होगी। तो ये है एक स्टेटमेंट लेंगे तो इस टाइप सॉल्व करेंगे, सीरीज़ लेंगे तो सीरीज़ का लेफ्ट राइट का चक्कर देखना होता है। एक क्वेश्चन सीरीज़ से और ले लेते हैं, तो इतना ही रखेंगे, हमें लगता है इस टॉपिक के लिए बहुत है, कोशिश करेंगे तो फटाफट हो जाएगा। एक क्वेश्चन अगर समझ में आता है तो सब कुछ समझ में आ जाता है, इसमें एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है तो बहुत कुछ करना नहीं है। एक सीरीज़ वाला क्वेश्चन और लेते हैं एंड इसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर कोशिश करेंगे सेल्फ सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिए रहते हैं उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए एट लास्ट मैथ तो आएगी तो अपने आप ही खुद ही करेंगे तभी आ पाएगा, क्योंकि जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, चाहे हम सारे सॉल्व कर दें इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतनी लंबी वीडियोस हो जाती है फिर कोई देखता भी नहीं, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं देखता कोई, ये साइकोलॉजिकल होता है कि 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 2n इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n, ये दिया हुआ। कहते हैं भाई ये स्टेटमेंट प्रूफ करना है हमें कि सही है कि इंडक्शन से कि नहीं सही है, क्योंकि मैथमेटिक्स का अगर वीडियो है तो नहीं देखता कोई, मूवी देखनी हो तो 4 घंटे ही देख लेंगे, सीरीज़ देख लाएंगे, बड़ी लंबी लंबी सीरीज़ देख डालेंगे, मैथ में कोई नहीं देखता 2 घंटे का 4 घंटे का, तो वो तो स्टार्टिंग समझ में आ जाती बात। सो इसको हमने स्टेटमेंट मान लिया, ये है वही स्टेटमेंट। तो n टर्म्स जब हैं तो ये आ रहा सम, तो हमने पहले नंबर में PMI से बाई PMI हमने देखा भाई 1 टर्म्स अगर रखा तो 1 टर्म देखिए इसमें ऑलवेज ये थी लेके चलो, ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है, वहाँ पे लेफ्ट राइट का चक्कर नहीं था, तो हमने पहले 1 टर्म लिया, तो यानी केवल एक ही टर्म आएगा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक टर्म आएगा। राइट साइड में गए तो राइट साइड में हमने देखा n की जगह पे 1 रखा, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, तो ये भी देखिए 2 आ जा रहा, ये भी 2 आ जा रहा, इसका मतलब
P1 इज ट्रू कि P1 इज ट्रू, यानी एक टर्म लेंगे तो इसका सम 2 ही आएगा, केवल एक ही टर्म आएगा। तो अब हमने मान लिया कि लेट कि k इक्वल टू n, हम देखिए सब में वही लेंगे जिससे कोई दिक्कत ना हो, n बिलोंग्स टू n एंड pk इज ट्रू, pk इज ट्रू, ये ले लिया। थोड़ा लेफ्टी हो तो थोड़ा सा इधर से लिखने में दिक्कत होती है, सो इस साइड में खड़े होकर लिखना पड़ता है मुझे, ये रब कर देता हूँ। तो 1 वाली प्रॉपर्टी तो सबको समझ में आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे P1 अगर लिया तो इस 1 का मतलब केवल यही है कि लेफ्ट में केवल हमें एक ही टर्म लेना है। ये बात ध्यान में रहे कि अगर हमने लिया है यहाँ पे P1 यानी मतलब एक ही टर्म हमें लेना है इसका। अगर यहाँ 2 लिख दें तो यानी 2 टर्म 2 and 4 लेंगे, 3 लिख दें 2, 4 and 6 लेंगे, और इसी 3 को यहाँ पे रखेंगे तो ये रिजल्ट वही देगी। P1 का मतलब 2 का मतलब यही है। तो हमने ये मानना है, देयरफॉर इसका मतलब क्या हो रहा है, दैट इज पी के टर्म्स हैं, तो यहाँ पे आ रहा है 2 + 4 + 6 + ... 2k, एंड इसका सम कितना आएगा, k² + k इज 2। यहाँ पे ये मान लिया। तब हमने चेक किया फॉर pk + 1, देयरफॉर pk + 1 के लिए जब लिया, यानी जो टर्म्स थे k टर्म थे उसमें एक टर्म k + 1th वाला बढ़ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 2 + 4 + 6 + ... 2k आया था, k + 1th टर्म इसमें बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ k + 1th टर्म, ये हो जाएगा। यानी ये वाला टर्म हमारा एक्स्ट्रा आया, तो क्या k + 1th टर्म यही आएगा। देखिए सीरीज जो दी है 2, 4, 6 ये AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कई बार k + 1th टर्म ही नहीं आता, तो इसको भी देख लीजिए कि 2, 4 and 6 जो दिया हुआ हमें, ये टर्म दिया है हमें AP का, तो AP का हमें nth टर्म पता है क्या होता है, an इक्वल टू होता है a + n - 1 टाइम्स ऑफ d। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 2, इसका डिफरेंस आएगा d, तो ये है 2, सीधे इसमें रख दो, 2 प्लस ये n - 1 टाइम्स ऑफ d, सो d इसका कितना आएगा, दिस इज 2। तो देखिए इसको सॉल्व कराते हैं, तो ये 2 + 2n - 2, 2 2 कैंसिल, तो 2n यही आ रहा है nth टर्म। ठीक है, कई बार ये थोड़ा सा गड़बड़ करता है। अब अगर ये nth टर्म है तो n की जगह पे k + 1 है तो k + 1th टर्म हो जाएगा, k + 2 रख दें तो k + 2th टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से nth टर्म निकाला। यहाँ तो क्लियर था, लेकिन कभी भी अगर कोई ऐसी सीरीज आ जाती है जिसका nth टर्म नहीं दिया हुआ, तो हम ये देख लेते हैं ये सीरीज कोई न कोई दी होती है, नॉन सीरीज होती है, जस्ट लाइक AP हो या GP हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये तो क्लास 10th में है आई थिंक, यहाँ पे nth टर्म निकलवाए जाते हैं, उसकी हेल्प से nth टर्म निकाल लेते हैं। सो अब ये k + 1th टर्म के लिए देखना, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन से इसकी जगह पे इतने टर्म्स का सम तो हमें पता है भाई फ्रॉम फर्स्ट, तो इसका मतलब इसकी जगह पे हम सीधा लिख देंगे k² + k एंड +2 टाइम्स ऑफ k + 1। अच्छा मुझे आना क्या चाहिए, यहाँ हमने लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट, पहले में आंसर जो दिया हुआ k टर्म्स का सम k² + k आ रहा, यानी रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए, जब k टर्म्स हैं तो k² + k है, जब k + 1 टर्म्स होंगे तो k + 1 का होल स्क्वायर प्लस k + 1 आना चाहिए। सो लेट मी सी आता है कि नहीं आता, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कराया k² + k + 2k एंड +2, ये आ गया। अब देखो क्या करा हमने कि 2k हमें k + 1 होल स्क्वायर चाहिए, तो k² लिया प्लस 2k लिया और प्लस यहाँ से 1 ले लिया, ठीक है, और यहाँ से लिया प्लस k + 1, ठीक है, यहाँ से k लिया, इस 2 से 1 इधर चला गया, 1 इधर चला गया, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं k + 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज k + 1, ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट pk + 1 इज ट्रू, ठीक है, एंड दिस इम्प्लाई दैट कि Pn विल बी ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। तो इस टाइप से ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, कुछ सीरीज वाली होती हैं, कुछ स्टेटमेंट वाली होती हैं, सीधा सीधा है इसका इंडक्शन का प्रिंसिपल याद कर लीजिए। बेसिक बातें तो यही है भाई, इंडक्शन क्या होता है, डिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन का मतलब क्या है कि जब कोई प्रॉपर्टी केवल 1 या 2 के लिए सही है तो वो डिडक्शन है, अगर वही चीज़ एक ऐसा स्टेटमेंट बन जाए जो सबके ऊपर लागू है तो फिर वो इंडक्शन हो जाता है। इंडक्शन की प्रॉपर्टी मैथमेटिक्स में यही है कि भाई पहले 1 के लिए देख लो, फिर कोई kth टर्म मान लो
किसके लिए सही, उसके बाद अगर k+1 वाले में भी वही चीज़ फॉलो हो रही तो इट विल बी ट्रू फॉर ऑल। ये मैथमेटिकल लॉजिक होता है। और इसी चीज़ को आगे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जस्ट लाइक 12th में करेंगे तो वहाँ पे कई क्वेश्चन आ जाते हैं मैट्रिसेस में, उसको सॉल्व करने होते हैं, सो उसमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो दिस इज़ द टॉपिक फॉर मैथमेटिकल इंडक्शन। आई होप समझ में आया होगा, एंड अगर समझ में आए तो इसको लाइक करना जो हो नहीं। ओके, थैंक यू, बिकॉज योर मोटिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।